नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप विद्यार्थी हैं यूजी यानी अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर 6 टू 12 किसी भी क्लास के विद्यार्थी हैं या फिर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों जब हम आधुनिक भारत के इतिहास की बात करते हैं तो बिना अंग्रेज़ों के लिए इस इतिहास को पूरा नहीं समझा जा सकता, क्योंकि अंग्रेज़ों ने भारत पर एक लंबे समय तक शासन किया और उस शासन के दौरान उनके फैसले लेने का काम करते थे गवर्नर जनरल या वायसराय, जो उनके मुखिया हुआ करते थे। जिस तरह आज हमारे देश में प्रधानमंत्री है, उसी तरह अंग्रेज़ों के शासनकाल में गवर्नर जनरल या फिर वायसराय हुआ करते थे। दोस्तों, उन गवर्नर जनरल या वायसरायों को जानते हैं जिनके कई ऐतिहासिक फैसले भारत के लिए हुए। हम सभी गवर्नर जनरल और वायसरायों को आपको बड़ी आसानी से याद करवा देंगे ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम में बड़ी आसानी से इनके बारे में लिख सकें, क्योंकि 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव से लेकर 10 नंबर के आलोचनात्मक प्रश्न तक इनके प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे वारेन हेस्टिंग्स की न्यायिक सुधार, कार्नवालिस का कार्नवालिस कोड, लॉर्ड डलहौजी के सुधार या फिर जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा लाया गया मैकाले शिक्षा पद्धति, वो सभी बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और 1-1 नंबर के ऑब्जेक्टिव भी इनसे आते हैं। आइए सभी देखते हैं और इनको बड़ी आसानी से और मज़ेदार तरीके से पढ़ते हैं और आखिरी में शॉर्टकट तरीके के ज़रिए मैं आपको सभी गवर्नर जनरल के नाम भी याद करवाऊंगा। दोस्तों, पहले नंबर पर आते हैं वारेन हेस्टिंग्स 1773 से लेकर 1785। इससे पहले कि मैं कहानी बता दूं कि 1857 में होता है प्लासी का युद्ध। 1857 में हुए प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव एक दूसरे से लड़ते हैं प्लासी के मैदान में। यहाँ पर सिराजुद्दौला का जो सेनापति होता है मीर जाफर, वो अंग्रेज़ों से जा मिलता है, जिसके कारण सिराजुद्दौला को हारना पड़ता है और बंगाल अंग्रेज़ों के हाथ आ जाता है। इसी तरह रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया जाता है। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत करता है। द्वैध शासन उसे कहते हैं जहाँ पर 2 लोग मिलकर एक साथ शासन करते हैं, जैसे कि नवाब भी टैक्स ले रहे थे और अंग्रेज भी टैक्स ले रहे थे। इससे जनता पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें 2-2 लोगों को टैक्स देना पड़ता था और ना तो अंग्रेज़ों का ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था और ना ही नवाबों का। इसके कारण 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के ज़रिए एक नई व्यवस्था की गई कि यहाँ पर परमानेंट गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुई और गवर्नर जनरल के रूप में आए वारेन हेस्टिंग्स, और वारेन हेस्टिंग्स ने ही द्वैध शासन की शुरुआत की। इससे पहले 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध में बंगाल का जो नवाब था उस समय का मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और जो मुग़ल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय, इन तीनों ने मिलकर अंग्रेज़ों पर युद्ध किया। अंग्रेज़ों से युद्ध लिया, माफ़ कीजिएगा, अंग्रेज़ों से युद्ध किया और पराजय इनको मिली। इस तरह से अंग्रेज़ों ने एक साथ 3 बड़ी महाशक्तियों को हरा दिया और फिर इनका पास एक बड़ा साम्राज्य मिल गया। अब ब्रिटिश संसद को लगा कि भारत में तो वे व्यापार करने गए थे, लेकिन उनके पास 3 बड़े बड़े राज्य आ चुके हैं। मुग़ल उनसे कमज़ोर हो चुके हैं, अवध उनके पास है, बंगाल उनके पास है, तो क्यों ना एक शासन की शुरुआत की जाए। और आया फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग के शब्द से ही आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं। रेगुलेट करना मतलब किसी भी चीज़ को नियंत्रित करना। तो इन्होंने अपने क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास किया और इसमें वारेन हेस्टिंग्स को भारत गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय के मध्य शक्तियों का कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट इसके अंतर्गत आया। 1774 का रोहिल्ला युद्ध इसके शासनकाल में हुआ।
हम उन घटनाओं को ऊपर रख रहे हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और ज़्यादा पूछी जाती हैं। या 1775 से 1782 का प्रथम मराठा युद्ध तथा 1782 में सालवाई की संधि इसके शासनकाल में हुई। दोस्तों, 1782 की सालवाई की संधि एक नंबर के ऑब्जेक्टिव के रूप में कई बार पूछी जा चुकी है, चाहे वह पीएससी हो या फिर 11th तक के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। और 1782 की सालवाई की संधि ही द्वितीय मराठा युद्ध का कारण बनती है। 1780 से 84 का द्वितीय मैसूर युद्ध, बनारस के राजा चैत्र सिंह के साथ विवादास्पद संबंध, नंद कुमार को फांसी, अवध की बेगमों से ज्यादती, इनके कारण हेस्टिंग्स पर इंग्लैंड लौटने पर महाभियोग चलाया गया था। इसने क्या किया था, अवध की जो बेगम थी उनसे जबरदस्ती उनकी संपत्ति छीन ली थी। इसने नंद कुमार नामक व्यक्ति को गलत आरोप में फंसाकर उसे फांसी दिलवा दी। राजा चैत्र सिंह के साथ इसने विवादास्पद संबंध रखे। इसके कारण जब ये वापस इंग्लैंड लौटा तो इस पर महाभियोग चलाया गया। अब आप इनमें से कई सारी चीज़ों को नहीं समझते होंगे, जैसे सालवाई की संधि में क्या हुआ होगा, रोहिल्ला युद्ध किस किस के मध्य हुआ होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम केवल इन्हें इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, हम केवल इनका परिचय दे रहे हैं। हम आने वाले कई वीडियोज़ में पूरी तरह से आपको इतिहास से अवगत करवाएंगे। अभी आप उतना ही समझिए जितना कि इस समय के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना इसके शासनकाल में हुई। प्रश्न आता है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब और किसके द्वारा हुई, तो 1784 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति इसने की। द्वैध शासन की शुरुआत किसने की थी, रॉबर्ट क्लाइव ने। कलकत्ता में सदर दीवानी और एक सदर निजामात अदालत की स्थापना इसने की। इसके महत्वपूर्ण न्यायिक सुधारों में सबसे महत्वपूर्ण यही है कि इसने सदर दीवानी और सदर निजामात अदालतों की स्थापना की। कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित भी वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। अब दोस्तों, यहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, बहुत कम बुक में इसके बारे में लिखा जाता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये बहुत आईएमपी है और इसे कहीं भी आप नोट करके लिख सकते हैं। जो वारेन हेस्टिंग्स था उसका शासनकाल था 1773 से लेकर 1785 और लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है 1786 से लेकर 1793। तो एक साल जो रहा 1785 वो किसने करा, तो मैं आपको बता दूं कि 1785 में मैककरफन नाम का एक व्यक्ति आता है कार्यवाहक गवर्नर जनरल के रूप में। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कार्यवाहक गवर्नर जनरल था जिसका नाम था मैककरफन। उसके बाद आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल रहता है 1786 से लेकर 1795 तक। तृतीय मैसूर युद्ध 1790, 1792 तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 इसके शासनकाल में होती है। कॉर्नवालिस कोड का निर्माण 1793 में हुआ, जिसमें अनेक न्यायिक सुधारों का उल्लेख था। सामान्य प्रशासन का राजस्व प्रशासन से पृथक्करण किया। इसने क्या किया कि जो कलेक्टर हुआ करते थे ना, पहले कलेक्टरों का काम होता था कि वे पूरे शहर से राजस्व भी वसूलते थे, यानी कि टैक्स कलेक्शन भी करते थे, और साथ ही वे उस जिले के न्यायाधीश भी हुआ करते थे। महत्वपूर्ण सभी फैसलों का निर्णय कलेक्टर ही करता था। कॉर्नवालिस ने क्या किया, इसने कहा कि अब कलेक्टर का काम केवल टैक्स वसूलना होगा, अब न्याय करने के लिए हम अलग अलग न्यायालयों की स्थापना करेंगे। इस तरह इसकी कॉर्नवालिस कोड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त 1793 इसने लाया। इसने क्या किया कि 10 वर्षों के लिए भूमि लोगों को दान कर दी, माफ़ कीजिएगा, नीलाम कर दी, बोली लगाई। जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता था उसे 10 वर्ष के लिए भूमि दे दी। बाद में यह स्थायी व्यवस्था बन गई और इसे ही जमींदारी व्यवस्था कहा गया कि इन्होंने एक व्यक्ति को उस क्षेत्र में नियुक्त कर दिया, वह व्यक्ति उस क्षेत्र से टैक्स वसूल कर अंग्रेजों को देगा, वही जमींदार कहलाया। प्रशासन का यूरोपीयकरण तथा सिविल सेवाएं प्रारंभ इसने की, इसलिए कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिविल सेवा का जनक। दोस्तों, मैं बंगाल के स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में एक बात बता दूं कि शुरुआत में ये 10 वर्ष के लिए प्रारंभ हुई थी,
लेकिन बाद में कॉर्नवालिस ने इसे स्थायी बंदोबस्त में बदल दिया। स्थायी बंदोबस्त से ऐसे कि हमेशा के लिए ये क्षेत्र की भूमि आपकी हो गई, जब तक आप हमें टैक्स देते रहेंगे तब तक ये भूमि आपकी रहेगी। ठीक है। कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर इसने रोक लगा दी। इससे भ्रष्टाचार में भारी कमी आई। 1805 में गाजीपुर के उत्तर प्रदेश में इसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, ये पहला गवर्नर जनरल था और एकमात्र गवर्नर जनरल है जिसकी मृत्यु भारत में हुई, और इसकी समाधि भी भारत में है। कहाँ पर है? इसकी समाधि है बिहार, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। किसकी समाधि? लॉर्ड कॉर्नवालिस की। इसके बाद आता है सर जॉन शोर, जिसका कार्यकाल रहता है 1793 से लेकर 1798। इसके शासनकाल में 1793 का चार्टर एक्ट आता है। निज़ाम एवं मराठों के बीच 1795 में खरदा की लड़ाई होती है। अवध के उत्तराधिकार विवाद में हस्तक्षेप करता है और इलाहाबाद का कंपनी के साम्राज्य में विलय करता है। इसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण गवर्नर जनरलों में से एक, लॉर्ड वेलेस्ली। 1798 से 1805 तक इसका शासनकाल रहता है। दोस्तों, सहायक संधि की नीति प्रारंभ करने वाला ये गवर्नर जनरल था, और सहायक संधि को इसने 1798 में प्रारंभ किया, और सबसे पहले हैदराबाद के निज़ाम के साथ इसने सहायक संधि की थी। सहायक संधि में 5 शर्तें होती थी। पहला, सहायक संधि जो राज्य स्वीकार करेगा उस राज्य में ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी रहेगी। दूसरी शर्त, उस टुकड़ी का खर्च उस राजा को देना होगा। तीसरी शर्त यह कि वह राजा अंग्रेज़ों को अपने राज्य का एक टुकड़ा देगा, ज़मीन का एक बड़ा भूभाग, ताकि वह अपना खर्चा चला सके। चौथी शर्त इसकी यह थी कि जो राजा है वह अपने राज्य में एक रेजिडेंट यानी एक राजदूत की नियुक्ति करेगा अपने दरबार में। और पांचवी और अंतिम शर्त इसकी यह थी कि राजा बिना अंग्रेज़ों की अनुमति से ना तो कोई युद्ध लड़ सकता है, ना किसी विदेशी ताकत या राष्ट्रीय ताकत किसी से भी कोई संबंध नहीं रख सकता। कह सकते हैं कि सहायक संधि ने अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करने वाले शासक को गुलाम और कमज़ोर बना दिया। इसे सबसे पहले हैदराबाद के निज़ाम में स्वीकार किया, और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बनता है कि जो सहायक संधि थी उसमें सबसे पहले किस राज्य को शामिल किया गया? वह था हैदराबाद। ठीक है। सहायक संधि को ही हम हस्तक्षेप की नीति कह सकते हैं। इसे हस्तक्षेप की नीति भी कहा जाता है। और उसके बाद में जो जॉर्ज बार्लो आता है, अगला गवर्नर जनरल, वह एकमात्र गवर्नर जनरल रहता है अंग्रेज़ों का जिसने कभी भी किसी भी राज्य में हस्तक्षेप नहीं किया और अहस्तक्षेप की नीति का संचालन किया। हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799 इसके शासनकाल में हुआ। द्वितीय मराठा युद्ध 1803 से 1805 इसके शासनकाल में हुआ। तंजौर को 1799, सूरत को 1800, कर्नाटक को 1801 में इनका प्रशासन इसने अपने हाथ में ले लिया। बसीन की संधि 1802 में हुई, और बसीन की संधि के बाद मराठों का पतन हो गया और मराठों को भी इसने सहायक संधि के अंतर्गत अपने में मिला लिया। इसके बाद हम देखते हैं सर जॉर्ज बार्लो। सर जॉर्ज बार्लो रियासतों में अहस्तक्षेप की नीति का समर्थक था। ये एकमात्र गवर्नर जनरल रहता है, ये याद रखिएगा, ये एकमात्र गवर्नर जनरल रहता है जिसने अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया, जबकि हस्तक्षेप की नीति सभी गवर्नर जनरल ने पालन किया। और हस्तक्षेप की नीति को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया किसने? वेलेस्ली ने, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। दोस्तों, बेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में इसके शासनकाल में हुआ। इसके बाद में आता है गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो प्रथम। 1807 से 1813 तक इसका शासनकाल रहता है, और रणजीत सिंह के साथ ये अमृतसर की संधि करता है 1809 में। रणजीत सिंह कौन है भाई? ये जो पंजाब की सिख साम्राज्य है ना, उसके राजा थे। ये बहुत ज़्यादा महान राजा थे। जिस तरह से हम महाराष्ट्र में महाराज छत्रपति शिवाजी को देखते हैं, उसी तरह पंजाब में राजा महाराजा रणजीत सिंह को देखा जाता है आज भी। लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में बात करते हैं। वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड हेस्टिंग्स में ज़मीन आसमान का अंतर है, ये दूसरा व्यक्ति है। इसका शासनकाल रहता है 1813 से 1823 तक। अंग्रेज़ नेपाल युद्ध
आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 तथा सागौली की संधि 1816 इसके शासनकाल में होती है। तृतीय मराठा युद्ध 1817 से लेकर 1819 तथा मराठा परिसंघ का कंपनी के साम्राज्य में विलय, बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना 1818 इसके शासनकाल में होती है। पिंडारियों का दमन ये करता है 1817 से 1818 के मध्य। सिंधिया के साथ संधि करता है ये 1817 में। मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा रैयत बाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया 1820 में। क्या हुआ? रैयत बाड़ी व्यवस्था। इसलिए आप इसे याद कर सकते हैं कि रैयत बाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था? टॉमस मुनरो ने। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? हेस्टिंग्स था। ठीक है। इसके बाद में अगला गवर्नर जनरल आता है लॉर्ड एम स्टड। इसका शासनकाल रहता है 1823 से लेकर 1828 और इसके समय में प्रथम बर्मा युद्ध होता है 1824 से 1826। भरतपुर का अधिग्रहण 1826 में ये करता है। इसके बाद में आता है लॉर्ड विलियम बेटिंग 1828 से 1835। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि इसी समय भारत में पुनर्जागरण का आरंभ होता है और पुनर्जागरण करने वाले व्यक्ति होते हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की बार बार सिफारिशों के चलते ये सती प्रथा पर रोक लगा देता है 1829 में। सती प्रथा क्या होती थी? अगर किसी महिला का पति मर जाता था तो उस महिला को भी अपने पति के साथ चिता में जलना होता था। अगर वह महिला नहीं जलना चाहती थी तो उसे ज़बरदस्ती भांग पिलाकर किसी प्रकार का नशा कराकर ज़बरदस्ती चिता पर लेटा दिया जाता था। इस तरह पति मर गया तो पत्नी को भी मरना ये ज़रूरी हो गया था। राजा राम मोहन राय ने कहा कि भाई जब पति के मरने पर पत्नी मर रही है तो पत्नी के मरने पर पति को भी मरना चाहिए। अगर आप ऐसा कर नहीं सकते तो फिर इस बेकार सी प्रथा को बंद कर दो। उन्होंने बार बार विलियम बेटिंग से कहा, सिफारिशें की और विलियम बेटिंग ने आखिरकार 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया। दोस्तों, जो लॉर्ड विलियम बेटिंग था इसने कर्नल स्लीमन की मदद से ठगी प्रथा का अंत किया 1830 में। ठग और डाकू और लुटेरों में अंतर होता है। ठग जो होते हैं आपको पता ही नहीं चलेगा और ये आपको लूट लेंगे। कई बार ये बुरी तरह से हत्या भी कर देते थे और कर्नल स्लीमन को इसने लगा दिया 1830 से कि सारे ठगों का दमन कर दो। 1833 का चार्टर अधिनियम इसके शासनकाल में आया। 1835 का शिक्षा संबंधी प्रस्ताव जिसे हम मैकाले शिक्षा नीति कहते हैं वह इस समय आई। शिक्षा सुधार तथा अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा हुई। दोस्तों, भारतीय शिक्षा में अंग्रेजी भाषा का आना ये भी राजा राम मोहन राय का एक महत्वपूर्ण प्रयास था। यहाँ पर अंग्रेज़ों का ये मानना था कि हम एक ऐसे वर्ग का निर्माण करेंगे जो दिखने में तो भारतीय होगा, शरीर और रंग और त्वचा से तो भारतीय होगा लेकिन मन से अंग्रेज होगा। वे भारतीयों और अंग्रेज़ों के बीच में एक मध्यस्थ वर्ग को जन्म देना चाहते थे। जबकि राजा राम मोहन राय जानते थे, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को पढ़ा था। वे जानते थे कि जब भारतीय अंग्रेजी शिक्षा को पढ़ेंगे तो वे विज्ञान को पढ़ेंगे, वे गणित को पढ़ेंगे, वे साहित्य को पढ़ेंगे और जब वे ब्रिटिश साहित्य को पढ़ेंगे, जब वे 1789 की क्रांति को पढ़ेंगे, वे जब अमेरिका के संग्राम को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वे भारत की आज़ादी के लिए भी आवाज़ उठाएंगे। ऐसा राजा राम मोहन राय का मानना था और ये बात आगे चलकर सत्य भी साबित हुई। कई बड़े क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी साहित्य को पढ़ा और तब जाकर उनका मस्तिष्क खुला। दोस्तों, आगे बात करते हैं। मैसूर 1831, दुर्ग 1834 एवं मध्य काछार 1834 का विलय इसने कंपनी में किया। रणजीत सिंह के साथ इसने निरंतर मित्रता की संधि की। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय अपीलीय एवं भ्रमणकारी न्यायालयों की समाप्ति इसने की। राजस्व आयुक्तों की नियुक्ति भी इसने की। अब हम देखते हैं लॉर्ड मेटकॉफ। लॉर्ड मेटकॉफ जिसका शासनकाल रहता है 1835 से 1836। 1835 में प्रेस एक्ट पारित हुआ जिसके द्वारा समाचार पत्रों पर लगाई गई पाबंदियों को हटाया गया। लॉर्ड ऑकलैंड इसके बाद आता है। इसका शासनकाल रहता है 1836 से 1842।
प्रथम अफगान युद्ध 1836 से 1842 इसके शासनकाल में होता है और महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु भी इसके शासनकाल में 1839 में होती है। दोस्तों, लॉर्ड एलनबरो इसके बाद आता है, जिसका शासनकाल रहता है 1842 से 1844। सिंध का विलय 1843 इसके शासनकाल में होता है। ग्वालियर के साथ युद्ध ये करता है 1843 में। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम आता है। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम 1844 से 1848 तक रहता है। प्रथम आंग्लो सिख युद्ध इसके शासनकाल में होता है 1846 से 1846 तक ही। एवं लाहौर की संधि 1846 के साथ होती है। सामाजिक सुधार यथा में ये महत्वपूर्ण कार्य करता है और हार्डिंग के ये दो कार्य हमेशा आप याद रखिएगा, क्योंकि बड़े कॉम्पिटिटिव, चाहे वो स्टेट पीएससी हो या यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम में ये अक्सर पूछते हैं। बालिका हत्या प्रथा पर किसने रोक लगाया? लॉर्ड हार्डिंग ने। नरबलि की प्रथा पर किसने रोक लगाया? लॉर्ड हार्डिंग ने। अगर आपके घर में लड़की पैदा हुई है तो आप उसे मार देते हैं, ये बालिका हत्या है। अगर आप भगवान को खुश करने के लिए पूजा करते समय किसी व्यक्ति का सर काटकर चढ़ा देते हैं तो ये नरबलि की प्रथा है। ये पहले बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में चलती थी। इन सब का अंत किया किसने? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने। और ये सब इन्होंने अपने मन से नहीं किए, ये भारतीय समाज सुधारक इन पर जोर देते थे तब ये करते थे। इन्हें तो पता ही नहीं रहता था कि भारतीय समाज में क्या हो रहा है, क्योंकि ये लूट कर ले जाना जानते थे। अगले नंबर पर गवर्नर जनरल आता है लॉर्ड डलहौजी। 1848 से 1856 तक इनका कार्यकाल रहा। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के बीच लड़ा गया और 1849 में पंजाब राज्य का विलय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में हो गया। निचले बर्मा या पेगू का अधिग्रहण 1852 में किया गया। दोस्तों, जो बर्मा या पेगू है इसे ही आज म्यांमार के नाम से जानते हैं हम, और म्यांमार 1935 तक भारत का हिस्सा था। व्यक्तिगत के सिद्धांत हड़प नीति का शुभारंभ लॉर्ड डलहौजी द्वारा ही किया गया। वहीं हस्तक्षेप की नीति का बात करें तो हस्तक्षेप की नीति बेलेजली द्वारा प्रारंभ की गई थी और अहस्तक्षेप की नीति का पालन जॉर्ज बार्लो द्वारा किया गया था। हड़प नीति के शुभारंभ के अंतर्गत सबसे पहले सतारा 1848, जैतपुर एवं संभलपुर 1849, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 तथा अवध को 1856 में कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया गया। दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ कई बार प्रश्न बनता है कि हड़प नीति के अंतर्गत सबसे पहले किस राज्य को शामिल किया गया, तो सतारा 1848 में। इसके बाद देखें तो वुड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच 1854 वुड डिस्पैच आया और इसके अंतर्गत स्थानीय भाषाओं के स्कूलों तथा सरकारी कॉलेजों की स्थापना हुई। साथ ही शिक्षा में कई महत्वपूर्ण बदलाव वुड डिस्पैच के अंतर्गत हुआ था। इसी के साथ में रेलवे मॉन्यूमेंट यानी स्मरण पत्र 1853 आया। इसके ही अंतर्गत 1853 में भारत में पहली बार बम्बई से ठाणे के मध्य तकरीबन 32 किलोमीटर की दूरी में पहली बार ट्रेन चलाई गई थी। वही भारत में दूसरी ट्रेन 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के मध्य चली थी। वही लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही टेलीग्राफ एवं डाक सुधार 40,000 मील लंबी टेलीग्राफ लाइन द्वारा कलकत्ता, बम्बई, मद्रास एवं पेशावर को आपस में जोड़ा गया तथा 2 पैसे के शुल्क पर राष्ट्रीय डाक सेवा प्रारंभ की गई। दोस्तों, जब 1857 की क्रांति हुई ना, तब एक स्वतंत्रता सेनानी ने मरते हुए कहा था कि इस डाक के तार ने हमारा गला घोंट दिया। आगे देखें तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 डलहौजी के शासनकाल में आया। पेशवा के पेंशन की समाप्ति भी 1853 इसके ही शासनकाल में हुई। लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1857 तक रहा और 1858 से लेकर 1862 तक इसका द्वितीय कार्यकाल रहा, वो रहा वायसराय के रूप में। क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने घोषणा पत्र के जरिए भारत का शासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से छीनकर इंग्लैंड की सरकार के हाथों में दे दिया था। इस तरह
भारत में वायसराय का शुभारंभ हुआ, वायसराय पद का शुभारंभ हुआ और 1858 में पहले वायसराय बनने वाले व्यक्ति थे लॉर्ड कैनिंग। इसी तरह अंतिम गवर्नर जनरल भी थे लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि 1857 तक ये गवर्नर जनरल थे और 1858 से 1862 तक ये वायसराय के रूप में इन्होंने कार्य किया। इनका पहला कार्य था 1857 में कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना करना। 1857 का विद्रोह इनके शासनकाल में हुआ। आइए बिना समय गवाए फटाफट याद करते हैं शॉर्टकट ट्रिक के जरिए 1773 से 1857 तक के गवर्नर जनरलों के बारे में। हमने गवर्नर जनरलों को 2 भागों में बांटा है, पहला 1773 से 1857 तक और दूसरे भाग में है 1858 से लेकर 1948 तक। इस तरह पहले भाग के गवर्नर जनरलों को हम इस वीडियो के माध्यम से शॉर्टकट ट्रिक में याद करवा रहे हैं। बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर ध्यान दीजिएगा, ज़रूर आपको याद होगा। देखिए, अपने बारेन भैया कार्नवलिस भैया से पूछते हैं। बारेन कार्नवलिस से कहता है, शोर हो रहा है, बैल बज रही है जोर से। शोर हो रहा है, बैल बज रही है जोर से। कार्नवलिस बारेन से कहता है, 1 मिनट रुको मैं देखता हूँ, 1 मिनट रुको मैं देखता हूँ। अरे ये तो हेस्टिगस है। जैसे ही वो देखता है, अरे ये तो हेस्टिगस है। वारेन पूछता है, क्या हुआ उसको? उसको हर्ट हुआ है। कार्नवलिस कहता है, उसको हर्ट हुआ है, कैसे? उसकी तो बैटिंग ही नहीं आई। क्या? उसकी तो बैटिंग ही नहीं आई। वारेन कहता है, अरे चले जाने भी दो यार, चलो मैट पर बैठकर कॉफ़ी पीते हैं। मैट पर बैठकर कॉफ़ी पीते हैं। ओके। क्या? ओके। फिर कार्नवलिस कहता है, मेरी पत्नी एलन ने एक होर्डिंग लगाया है। मेरी पत्नी एलन ने एक होर्डिंग लगाया है। किसका? डलहौजी का। बारेन पूछता है, किसका? डलहौजी का। अरे किसके कहने पर लगाया उसने होर्डिंग? कैनिंग के कहने पर। किसके कहने पर? कैनिंग के कहने पर। अच्छा, तभी तो महारानी ने उसे वायसराय बनाया है। दोस्तों, कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। कैनिंग के 2 काल रहे, 56 और 57, 1856 से 1857। जब 1857 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो 1858 में ब्रिटिश महारानी ने भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया और लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल से वायसराय बना दिया और ये वायसराय 1858 से 1862 तक रहे। इस तरह ये पहले वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल इन्हें हम कह सकते हैं। इसी तरह एक फैक्ट आपको और याद रखना है कि वारेन हेस्टिगस के बाद 1785 और 86 के बीच में जो 1 साल का गैप हमें दिख रहा है, इस गैप में मैकफर्सन नामक व्यक्ति गवर्नर जनरल के रूप में, कार्यवाहक गवर्नर जनरल के रूप में आया था। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। एक बार और हम शॉर्टकट ट्रिक देख लेते हैं। बारेन पूछता है कार्नवलिस से। बारेन कहता है कार्नवलिस से, कार्नवलिस भैया शोर हो रहा है, बेल बज रही है जोर से। फिर कार्नवलिस कहता है, 1 मिनट रुको बारेन, 1 मिनट रुको, हेस्टिगस आया है। क्यों आया हेस्टिगस? उसको हर्ट हुआ है। अरे कैसे हुआ उसको हर्ट? क्योंकि उसकी बैटिंग नहीं आई। अरे चले जाने भी दो यार, मैट पर बैठकर कॉफ़ी पीते हैं ना। ओके। मेरी पत्नी एलन ने एक होर्डिंग लगाया है। मेरी पत्नी एलन ने एक होर्डिंग लगाया है। किसका? डलहौजी का। डलहौजी का। किसके कहने पर? कैनिंग के कहने पर। अच्छा, तभी तो महारानी ने उसे गवर्नर जनरल बनाया है। दैट्स इट। और ये हो गई हमारी ट्रिक कंप्लीट। लेकिन ये आपको किस में मदद करेगी? ये आपको इन सभी के क्रम याद रखने में मदद करेगी। और जब आपको क्रम याद हो जाएगा तो सन याद होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सन और नाम को एक साथ 4 से 5 बार पढ़ लेना, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी और इस शॉर्टकट ट्रिक के वजह से आप इनका क्रम भी नहीं भूलेंगे। ठीक है। शोर हो रहा था मतलब जॉन शोर, बैल बजी किसकी? बेलेजली की, और जोर से बजी किसकी? जॉर्ज वार्लो की। इस तरह आप इन्हें बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो शॉर्टकट ट्रिक होती है, ये
स्टूडेंट की लाइफ में उसी तरह इम्पोर्टेंस भूमिका निभाती है जिस तरह एक अपाहिज व्यक्ति जब लकड़ी के सहारे से चलता है ना, शॉर्टकट ट्रिक स्टूडेंट के लिए वही होती है। ये आगे बढ़ने में मदद तो कर सकती है, लेकिन अगर आप लंबी रेस के घोड़े बनना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं और बहुत नाम कमाना चाहते हैं, तो आपको धीरे धीरे शॉर्टकट ट्रिक से पीछा छुड़ाना होगा। इसलिए अपने दिमाग को इतना तेज़ करिए कि आपको बिना ट्रिक्स के भी कई सारी चीज़ें याद हो सकती हैं, और ट्रिक्स के ज़रिए किसी चीज़ को याद रखना भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि आप जितना ज़्यादा टेक्निक अपनी पढ़ाई में लगाएंगे, आप उतनी ही जल्दी आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी को अगर याद हो जाती है तो आप सभी को शुभकामनाएं, क्योंकि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री का तैयार कर लिया है सभी गवर्नर जनरलों के नाम याद करके। दोस्तों, हम यहाँ पर अब स्पेशल फैक्ट की बारी आई है और स्पेशल फैक्ट को देखते हैं। देखिए, 1785 में वारेन हेस्टिंग्स के पद त्यागने और 1786 में कॉर्नवालिस के पद ग्रहण करने के बीच का जो 1 वर्ष का समय रहा, वहाँ पर मैकफर्सन नाम का एक कार्यवाहक गवर्नर जनरल आया था। कौन आया था? मैकफर्सन। उसके बाद दूसरा फैक्ट है जॉर्ज बार्लो, जिसका समय था 1805 से 1807, इसने हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया था। यानी कि इसने कहा कि मैं किसी भी शासक के निजी मामलों में दखल अंदाजी नहीं दूंगा, तुम युद्ध लड़ो, तुम जो करना करो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। इसने कहा मैं हस्तक्षेप की नीति का पालन करूंगा, जबकि बेलेजली ने इसके उल्टे काम किया, और बेलेजली जो 1798 से 1805 तक गवर्नर जनरल रहा, उसने हस्तक्षेप की नीति का प्रतिपादन किया। हस्तक्षेप यानी कि सहायक संधि की नीति उसने चलाई थी। बेलेजली 1798 से 1805 इसका समय रहा। इसके तहत इसने जो अपनी सहायक संधि चलाई, उसमें इसने सबसे पहले हैदराबाद के निज़ाम को 1799 में संधि करने पर विवश किया था। इसकी संधि की शर्तें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। वहीं कॉर्नवालिस, जिसका समय 1786 से 1793 रहा, वह एकमात्र ब्रिटिश गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि उत्तर प्रदेश गाजीपुर में स्थित है। 1805 में उसकी मृत्यु गाजीपुर में हो गई और गाजीपुर में ही उसकी समाधि बनाई गई है। दोस्तों, जो कॉर्नवालिस था, यह 1773 से 1776 तक चले अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भी अंग्रेज़ों की ओर से अमेरिकियों से लड़ने के लिए गया था। उसके बाद इसे भारत गवर्नर जनरल बनाकर ब्रिटेन द्वारा भेजा गया था। दोस्तों, पेशवा की पेंशन बंद करने वाला लॉर्ड डलहौजी था। पेशवा की पेंशन बंद करने वाला लॉर्ड डलहौजी था, जो पेशवा के दत्तक पुत्र थे नाना साहेब। डलहौजी ने कहा कि आप उनके वास्तविक पुत्र नहीं हैं, दत्तक पुत्र हैं, इसलिए मैं आपकी पेंशन बंद कर देता हूं। यही कारण है कि नाना साहब ने अपनी पेंशन बंद होने के कारण डलहौजी और अंग्रेज़ों का विरोध किया और 1857 की क्रांति में भाग लिया। दोस्तों, जो हड़प नीति डलहौजी ने चलाई थी, उसमें इसने सबसे पहले सतारा को शामिल किया था। सतारा को हड़पा था 1848 में, साथ ही इसने झांसी को हड़पा था 1853 में, नागपुर को हड़पा था 1854 में। इस तरह से इसने महत्वपूर्ण राज्यों को किस तरह हड़पा, क्योंकि कई बार प्रश्न बन जाता है कि हड़प नीति के तहत सबसे पहले किस राज्य को शामिल किया गया था, वो सतारा 1848। दोस्तों, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। आपको मैंने बताया था कि 1757 के प्लासी के युद्ध जीतने के बाद इसे बंगाल का गवर्नर बना दिया था। बंगाल, मद्रास, बॉम्बे का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। इससे बंगाल और उसकी जो प्रेसिडेंसियाँ थी, मद्रास, बॉम्बे, इनका गवर्नर जनरल बना दिया गया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक। 1828 से 1835 तक इसका कार्यकाल रहा और इसे न केवल बंगाल बल्कि पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, क्योंकि इस समय तक अंग्रेज़ों के हाथ में भारत का एक बड़ा साम्राज्य लग चुका था। दोस्तों, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1858 में महारानी के घोषणा पत्र आने के बाद में ब्रिटेन ने भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया और लॉर्ड कैनिंग को भारत का
प्रथम वायसराय बनने का मौका मिला। दोस्तों, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग ही था, क्योंकि 1856 से 57 तक ये गवर्नर जनरल था और 1858 से 62 तक ये वायसराय के रूप में कार्य किया। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। इसका कार्यकाल था 1846 से 1847। इसके बाद में पहले भारतीय और अंतिम भारतीय व्यक्ति जिन्हें वायसराय बनाया गया था वे थे सी राजगोपालाचारी जी। दोस्तों, सी राजगोपालाचारी को पहले भारत रत्न भी इन्हें मिला था। इस तरह से हमारे फैक्ट आज समाप्त होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, सी राजगोपालाचारी के साथ 2 अन्य व्यक्तियों को भी भारत रत्न मिला था, इसलिए तीनों को ही पहला व्यक्ति माना जाता है। लेकिन कई किताबों में सी राजगोपालाचारी को पहला भारत रत्न प्राप्तकर्ता मानते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1858 का महारानी का घोषणा पत्र, लॉर्ड कैनिंग 1858-62। इसके साथ ही मुझे ये कहना है कि वेट फॉर अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए हमारे चैनल को और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।